हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। आपको आता है ना पेपर में 5 मार्क्स का आता है स्टार्टिंग में कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो गद्यांश के बारे में ही थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गद्यांश होता क्या है ना, उसके प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं। तो गद्यांश होता है किसी कहानी का, किसी लेख का या फिर किसी निबंध की कुछ 5 या 6 लाइनें ले लेते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में बोलते हैं गद्यांश। और इसका प्रैक्टिस हम करेंगे। अभी एक गद्यांश मैंने लिया हुआ है क्लास 5th की क्लास में से और फर्स्ट चैप्टर में से लिया है। और उसके बाद उसके मैंने 5 प्रश्न आते हैं आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए 20 प्रश्न बनाए हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। ऑप्शन भी दिए हैं मैंने, वैसे ऑप्शन वाले आपको नहीं आते हैं पेपर में तो, है ना, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको गद्यांश पढ़ के समझाऊंगी, उसके बाद उसमें से जब प्रश्न मैं बनाऊंगी तो आप तुरंत उसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए, गद्यांश 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पठित गद्यांश और एक होता है अपठित गद्यांश। पठित यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपकी किताब में से आता है। एक होता है अपठित गद्यांश, जो आपने पढ़ा नहीं हुआ, कहीं से भी आ जाता है, बाहर से कोई भी कहानी का एक अंश ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पठित गद्यांश है। तो देखिए, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवेसेन गांपो के मंत्री थे। लोनपोगार किसी व्यक्ति का नाम है जो तिब्बत का एक राजा था 32वें नंबर का। उसका नाम था सोनगवसेन। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सोनगवसेन गांपो, ठीक है, वहाँ पर ऐसे ही नाम रखे जाते हैं तिब्बत में। तो उसके मंत्री थे वो। तो लोनपोगार क्या थे? मंत्री हो गए, तिब्बत के मंत्री राजा के। और राजा कौन से नंबर का था? 32वें नंबर का। आपको ऐसे गद्यांश को अच्छे से पढ़ पढ़ के समझ लेना है पहले। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अब देखिए, वे का मतलब क्या है? कौन? वे कौन? लोनपोगार, यानी कि जो वो मंत्री था वो चालाक भी था और हाजिर जवाबी भी था। यानी कि हाजिर जवाबी क्या होता है? तुरंत जो जवाब दे देता है ना। चालाक यानी कि चतुर। तो वो ऐसा था, इसीलिए वो दूर दूर तक मशहूर था। मशहूर यानी कि कुछ लोग फेमस हो जाते हैं ना, जिनको आप प्रसिद्ध लोग बोलते हैं, जिनको सब लोग जानने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं मशहूर। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। इसका मतलब है कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था, यानी कि उनको उलझा नहीं पाता था अपने सवालों में। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन यानी कि आराम से, है ना, उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी बिल्कुल। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी कि उनका एक बेटा था जो अभी बड़ा हो गया था, तो उनको चिंता होने लगी थी। जब से उनका बेटा बड़ा हो गया तो वो अपने बेटे के बारे में चिंता करते थे, है ना। क्या कारण था इसका? क्यों चिंता करते थे वो? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। इसका मतलब क्या है कि अपने बेटे की वो चिंता क्यों करते थे? क्योंकि उनका बेटा बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छूकर भी नहीं जाना, मतलब होता है उसके आसपास भी नहीं होना। यानी कि वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था, वो सीधा साधा भोला भाला लड़का था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। वो क्योंकि वो उसका पिता है तो वो उसको चिंता हो रही है। वो सोच रहा है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने ऐसे ही गद्यांश को पहले पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है। उसके बाद जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको तुरंत प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, बेटा शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। तो देखिए, लिंग बदलना आपको सभी को आता है और आपको पता है बेटे का क्या लिंग बदलते हैं हम? बेटी। तो यहाँ पर 2 हमारे पास दिए हुए हैं, बेटी, बेटे। बेटे तो इसका वचन हो गया और इनमें से कोई नहीं, तो आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा, बेटी। अगर आपको ऑप्शन वाले आते हैं तो आपको टिक कर देना है, गोला लगाना है तो गोला लगा देना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजा शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। तो देखिए, राजा का लिंग बदलना है आपने। तो ऐसे ही राजा के भी 3 ऑप्शन दिए हैं, राजाएं, राजे और रानी। तो आपको पता है जब राजा शब्द का हम लिंग बदलते हैं तो क्या होता है? रानी। तो इसका ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि विलोम क्या होता है? उल्टा, उल्टे अर्थ वाले जो उसके शब्द होते हैं, जिसको आप विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा। तो बड़े, बड़ी, छोटा, 3 ऑप्शन में से आपका सही वाला कौन सा आंसर है? छोटा।
अगला हमारा प्रश्न है, दूर का विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए विलोम शब्द फिर से पूछ लिया उसने, यानी कि उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द। तो दूर का उल्टा क्या होगा? पास में। तो दूरी और पास में से दोनों में से सही कौन सा है? पास। अगला देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, मगर शब्द के 2 अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है मगर, ये आपने पहले भी 4th में भी प्रैक्टिस की हुई है और कई बार पूछा जाता है। होता है ना, एक शब्द होता है उसके अर्थ ज़्यादा होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जिनको हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ते हैं? शब्द एक अर्थ अनेक। ये आपने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है। तो देखिए मगर जो शब्द होता है मगर, उसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है उसका किंतु या परंतु। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने ये किया था परंतु ये नहीं हुआ, है ना, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आया। तो इसके 2 अर्थ होते हैं। एक शब्द इसका मगर का अर्थ होता है किंतु, परंतु, लेकिन। तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। वाक्य में प्रयोग करना है अब इसको। इसका मतलब है आपको एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये परंतु या किंतु या लेकिन शब्द आए। तो बिल्कुल साधारण सा वाक्य बनाइए जिसमें आपकी मात्रा की ज़्यादा गलतियाँ ना हो। देखिए, मैंने दौड़ लगाई परंतु बस नहीं पकड़ पाया। होता है ना, एक बच्चा दौड़ लगाता है लेकिन बस निकल जाती है, छूट जाती है। तो ऐसे सिंपल सा आप वाक्य बना दीजिए। अगला हमारा इसका अर्थ होता है मगर का मगरमच्छ। देखा है ना, सभी बच्चों ने मगरमच्छ, पानी में रहता है, डर भी लगता है बच्चों को ना मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ, तो आप इसका ऐसे वाक्य बना सकते हैं कि मैंने तालाब में मगरमच्छ देखा, मैंने चिड़ियाघर में मगरमच्छ देखा। आप बिल्कुल सिंपल सा वाक्य बनाइए। तो इसी के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ पास। पास यानी कि एक शब्द है पास, जिसके 2 अर्थ होते हैं। इसका अर्थ आपने ढूंढना है, 2 अर्थ बताने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ। एक पास का मतलब होता है नज़दीक, यानी कि पास में, और एक पास का मतलब आपको पता ही है, जब आप पेपर में पास हो जाते हैं, आप कक्षा में पास हो जाते हैं, तो आप इसके लिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है मशहूर। मशहूर शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। अब देखिए मशहूर क्या होता है, मैंने आपको गद्यांश पढ़ाते टाइम भी समझाया था। मशहूर का मतलब होता है फेमस आदमी, है ना। तो यहाँ पर इसने जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उनको देख करके उत्तर देना है। मशहूर का एक यहाँ पर दिया हुआ है प्रसिद्ध, विख्यात, नामी और ये सभी। तो देखिए ऐसे तो आप प्रसिद्ध भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑप्शन है उनमें से अगर उत्तर देना है तो आपको पता है कि प्रसिद्ध भी ठीक है, विख्यात भी वही होता है जो जिसको बारे में सब लोग जानते हों, नामी यानी कि जिसके नाम को सब लोग जानते हैं, जो फेमस हो जाता है। तो और लास्ट का ऑप्शन है ये सभी। आपको पता है ये सारे सही हैं तो आप लगा देंगे ये सभी। अगला है हमारा हाजिर जवाबी का अर्थ लिखिए। तो देखिए हाजिर जवाबी का अर्थ मैंने गद्यांश पढ़ाते टाइम भी आपको समझाया था। हाजिर जवाबी मतलब जिसके पास जवाब है ना वो हाजिर रहता है। हाजिर यानी कि तुरंत उपस्थित रहता है ना, जिसने किसी से कुछ भी पूछा और सामने वाले ने तुरंत उत्तर दे दिया, तो इसका मतलब होता है तुरंत जवाब देना। तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है चैन से जिंदगी चल रही थी, इसे आप सरल भाषा में कैसे लिखेंगे। एक वाक्य दिया हुआ था हमारे गद्यांश में, आपने पढ़ा था ना। चैन से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैन से जिंदगी चल रही थी। ये देखिए चैन से जिंदगी चल रही थी, ये गद्यांश में दिया हुआ है ना। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसको आप आसान भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन हैं जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था, यानी कि जो जीवन था वो आराम से व्यतीत हो रहा था, आराम से निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। एक है जिंदगी जा रही थी। तो देखिए आपको पढ़ते ही पता चल गया कि आपका कौन सा उत्तर सही है। आपका फर्स्ट वाला उत्तर बिल्कुल सही है, तो आप टिक लगा देंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसे आप सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, यानी कि सिंपल भाषा में। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझे इसका मतलब। तो ये भी मैंने आपको अभी समझाया था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, इसका क्या मतलब था कि वो बहुत भोला भाला था, है ना। तो इसने 2 ऑप्शन दिए हैं हमें। उसे होशियारी ने नहीं छुआ था, वह बहुत भोला भाला था। तो देखिए जो नीचे का वाक्य है वह बहुत भोला भाला था, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लोनपोगार कौन थे। हमने पाठ में गद्यांश में पहले ही पढ़ लिया था कि लोनपोगार कौन थे। लोनपोगार मंत्री थे। तो इसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मंत्री था, राजा था या मंत्री का बेटा था।
तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि लोनपोगार किस राजा के मंत्री थे। अब देखिए हमने गद्यांश में तो पढ़ लिया था, लिखा भी हुआ पहली ही लाइन में, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जब भी उत्तर देना, आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना, आपको पहले अपना टिक लगाने से पहले सभी जो ऑप्शंस होते हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना। ऐसा नहीं है आपने प्रश्न पढ़ा और सीधा टिक लगा दिया, नहीं, पहले ध्यान से सभी ऑप्शंस को रीड करिए आप। तो लोनपोगार किसके मंत्री थे, अकबर के थे या सोनगवसेन गांपो के थे। तो हमने पढ़ा था गद्यांश में कि वो सोनगवसेन गांपो के मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है सोनगवसेन गांपो कहाँ के राजा थे। हमने गद्यांश में पहली ही लाइन में पढ़ लिया था, है ना। गद्यांश आपके सामने होता है तो आप अच्छा आराम से बार बार उसको रीड कर लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, लेकिन उत्तर सही देना है आपने। तो आपको पता है कि सोनगवसेन कहाँ के मंत्री थे, राजा थे, सॉरी, भारत के थे, तिब्बत के थे, चीन के थे, या इनमें से किसी भी देश के नहीं थे। तो आपको पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, एक तिब्बत देश है छोटा सा, भारत के साथ ही लगता है, तो वो वहाँ के मंत्री थे, तो तिब्बत के मंत्री थे। अगला हमारा प्रश्न है तिब्बत के 32वें राजा का क्या नाम था। देखिए हमें पता है, हमने पहली ही लाइन में पढ़ लिया था कि सोनगवसेन गांपो तिब्बत के 32वें राजा थे और उसका मंत्री था लोनपोगार। तो सोनगवसेन गांपो इसके 32वें मंत्री थे, है ना आसान। अगला प्रश्न है हमारा लोनपोगार किस लिए मशहूर थे। किस लिए मशहूर थे, हमने जब भी गद्यांश पढ़ा था तो आप बार बार गद्यांश को देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर सही देना है। देखिए गद्यांश में साफ साफ लिखा, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, है ना, दूर दूर तक मशहूर थे। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि लोनपोगार किस लिए मशहूर थे, तो भोलेपन के लिए या चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए। तो हमें पढ़ते पता चल गया, तो आपको पता चल गया ना, तो आप टिक कर देंगे चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जिंदगी का समानार्थी शब्द लिखिए, है ना। जिंदगी क्या होती है, इसका समान, इसके समान और कौन सा शब्द है इसकी जगह आप जिसको यूज कर सकते हैं, है ना। इसका पर्यायवाची टाइप में जो शब्द होता है, तो एक है जीवन और एक है संभव। तो संभव तो आपको पता है बिल्कुल नहीं है, संभव का मतलब होता है पॉसिबल, और जीवन मतलब जिंदगी। तो बिल्कुल सही है हमारा उत्तर। तो अगला हमारा प्रश्न है लोनपोगार किसकी चिंता करता था। तो ये तो गद्यांश पढ़ते ही हम समझ गए थे, है ना। जब उसका बेटा बड़ा हुआ था तो वो उसकी चिंता करता था। तो किसकी चिंता करता था, बेटे की, बेटी की, रानी की या राजा की। तो बेटे की। अगला हमारा प्रश्न है लोनपोगार बेटे की चिंता क्यों करता था, है ना। अभी हमने गद्यांश में पढ़ लिया था कि उसका बेटा बहुत भोला भाला था। तो देखिए क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह दूर रहता था, क्योंकि वह बहुत भोला भाला था, है ना। तो ना तो वो बीमार था, ना वो उससे दूर रहता था, लेकिन वो बहुत भोला भाला था, है ना। आसान, गद्यांश बहुत आसान होता है। अगला हमारा प्रश्न है लोनपोगार का बेटा कैसा था। देखिए बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं क्वेश्चन, भोला भाला सबको पता चल गया, है ना। वे दूर दूर तक मशहूर थे, एक लाइन हमने पढ़ी थी, वाक्य पढ़ा था। यहाँ पर दूर दूर के बीच कौन सा चिन्ह आया है। देखिए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। गद्यांश में से अगर 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन जरूर उसमें हिंदी व्याकरण के होंगे। तो देखिए इसने पूछ लिया कि दूर दूर के बीच में, जैसे ये वाला चिन्ह जो आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है इसका नाम क्या है। तो विराम चिन्ह जब हमने पढ़े थे तो हमने आराम से पढ़ लिया था कि जो 2 शब्दों के समान शब्दों के बीच में आता है, या जैसे माता पिता हम लिखते हैं, 2 ऐसे वाले शब्द लिखते हैं, उनके बीच में हम छोटा सा एक चिन्ह लगाते हैं डंडा जैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह, है ना। इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये क्या है, योजक चिन्ह। पूर्ण विराम क्या होता है, ऐसे खड़े वाला डंडा, ऐसा ऐसा जब सीधा डंडा आता है, जब कोई आप वाक्य बनाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे खड़ा डंडा लगाते हैं आप सीधा, है ना, जैसे यहाँ पर थे के बाद लगा हुआ है। उसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, ऐसे वाला चिन्ह, है ना। आप प्रश्न लिखते हैं तब आपने देखा है, उसके बाद ऐसे लगा हुआ होता है ना, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है उनका बेटा बहुत भोला था। यहाँ पर था के बाद कौन सा चिन्ह आया, देख लीजिए। था के बाद अभी मैंने बताया था आपको, था के बाद ये जो सीधा खड़ा डंडा हम लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण विराम। तो आप तुरंत अपना उत्तर लिख देंगे
पूर्ण विराम। योजक चिन्ह क्या होता है? ऐसे वाला डंडा, ठीक है, ऐसे वाला होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ऐसे वाला होता है, ठीक है। तो आपको पता है ये पूर्ण विराम है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से गद्यांश को पढ़िए, आपका जो भी पाठ है उसमें से आप प्रश्न बनाइए, है ना, तो आपकी गद्यांश की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके लिए और भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगी, तो उससे भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गद्यांश को पढ़ते रहिए और उसमें से प्रश्नों के उत्तर देते रहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, गद्यांश में से जब भी आप उत्तर देते हैं तो उसमें लिखा होता है, तो आपको मात्रा की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण जब आप पाठ पढ़ते हैं, टीचर आपको समझाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप गद्यांश में फुल मार्क्स ले सकते हैं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।